डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णुप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पार्ट 2 हम ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्रमुख समझौतों के अंतर्गत कृषि से संबंधित समझौता। अब हम दूसरा समझौता ले रहे हैं, सेवाओं के व्यापार पर समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। हम सभी जानते हैं कि विकास के साथ प्रायः सभी देशों में जीडीपी का योगदान एवं महत्व बढ़ रहा है और इसी अनुपात में वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ सेवाओं का भी आदान प्रदान काफ़ी बढ़ गया है। सेवा क्षेत्र के व्यापार में जो सेवाएं शामिल होती हैं उनमें हम व्यवसाय संबंधी सेवाएं, संचार संबंधी सेवाएं, निर्माण तथा संबंधित अभियांत्रिकी सेवाएं, वितरण संबंधी सेवाएं, शिक्षा संबंधी सेवाएं, पर्यावरण संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं जिनमें बैंकिंग और बीमा शामिल करते हैं, स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित सेवाएं, पर्यटन तथा यात्रा संबंधित सेवाएं, मनोरंजन, संस्कृति तथा खेलकूद से संबंधित सेवाएं, परिवहन सेवाएं तथा अन्य प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। सेवाओं का जो व्यापार है वह एक तरह का अदृश्य व्यापार है तथा इसके निर्यात और आयात हेतु भी विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक सामान्य समझौता किया गया। इस समझौते की जो मुख्य बातें हैं उनमें विकासशील देश की ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। दूसरी बात, सेवा क्षेत्र में विकास प्रक्रिया में योगदान को महत्व देने की बात कही गई। यह व्यवस्था करना कि सेवाओं के व्यापार में विकासशील देशों का विशेष रूप से सेवाओं के निर्यात में योगदान को बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। किसी प्रकार की आपत्ति होने पर जांच प्रक्रिया में विकासशील देशों को पर्याप्त समय दिया जाए। जांच प्रक्रिया में इन देशों के प्रति लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाए। विकासशील देशों के भीतर सेवा क्षेत्र का समुचित विस्तार किया जाए। इनमें दक्षता बढ़ाने की नीति को प्रोत्साहित किया जाए और उनकी स्पर्धाशीलता को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा जो बातें इसमें कही गई उनमें सूचना नेटवर्क तथा वितरण चैनलों में सुधार की बात कही गई। बाजार तंत्र को और अधिक खुला बनाने की बात कही गई। बाजार में पहुंच को उदार बनाने की बात तथा सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने की बात कही गई। आर्थिक विकास में सेवाओं के निर्यात के अधिक योगदान को सुनिश्चित करना तथा बहुपक्षीय आधार पर सेवा क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करने की बातें इस समझौते के अंतर्गत कही गई। अब तीसरा जो समझौता हुआ प्रमुख रूप से वह है व्यापार आधारित बौद्धिक संपदा पर सहमति। जिसको हम ट्रिप्स के रूप में जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी राइट्स। अब सबसे पहली बात कि बौद्धिक संपदा क्या है। बौद्धिक संपदा के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि किसी देश की कोई कंपनी किसी आविष्कार के आधार पर किसी वस्तु का निर्माण करती है और उसके बाद उसके उत्पादन और वितरण पर एकाधिकार प्राप्त कर लेती है, तो इसे बौद्धिक संपदा का अधिकार कहा जाता है। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, भौगोलिक पहचान, औद्योगिक डिज़ाइन, व्यापार की गोपनीय बातें, लेआउट डिज़ाइन और एकीकृत सर्किट आदि तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से कोई एक तत्व शामिल किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत हुए समझौते में बौद्धिक संपदा के अधिकार को स्वीकार किया गया है। वैसे भी पेटेंटीकृत वस्तुओं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा जीआई प्रदत्त वस्तुओं की नकल करना और इनसे मिली जुली वस्तु का निर्माण करना एक कानूनी अपराध माना जाता है। अब इसके जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए, माने गए, उनमें बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा हेतु घरेलू तथा विदेशी व्यक्तियों तथा कंपनियों के बीच समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरी बात जो इसके अंतर्गत कही गई, विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को व्यापार में समान आधार पर सुविधा दी जाएगी। तीसरी बात, इस बात का आकलन किया जाएगा कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण से नए तकनीकी विकास तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त होगा। तकनीकी विकास व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। इस प्रकार भारतीय किसान बासमती चावल तथा हल्दी या नीम का उत्पादन अपनी परंपरागत विधि से कर पाएंगे और इस बात को जारी भी रखेंगे। और हालांकि इस संबंध में अमेरिका की कुछ कंपनियों ने इनका पेटेंट करवा लिया है। यहाँ दो बातें और महत्वपूर्ण है कि आवश्यकता होने पर, यानी कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जैसे कि महामारी के विरुद्ध अभियान आदि जो है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी देश की सरकार पेटेंटेड वस्तु के निर्माण की अनुमति दे सकेगी तथा लाइसेंस प्राप्त तृतीय पक्ष को बिना मूल्य आविष्कारक की स्वीकृति लिए उसे निर्यात की छूट दे सकेगी। इसके अलावा किसी सीमा तक बौद्धिक संपदा अधिकार की अनुपालना से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा दवाइयों की कीमतें बढ़ सकती हैं, परंतु भारत जैसे देश में जहां पहले से विदेशों में पेटेंटीकृत दवाइयां बन रही हैं, इनका उत्पादन पूर्ववत जारी रखा जा सकेगा। अब हम लेते हैं इसी में पेटेंट कानून। विभिन्न देशों में दो प्रकार के पेटेंट कानून बनाए गए हैं, जिनका यदि किसी भी देश की कोई कंपनी या व्यक्ति उल्लंघन करता है तो पेटेंटधारी उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। प्रथम प्रकार का जो पेटेंट है उसका जो संबंध है वह वस्तु से है। एक बार कोई कंपनी अपनी वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट करवा लेती है और उसका ट्रेडमार्क या डिज़ाइन भी पंजीकृत करवा लेती है, तो उस प्रकार की या उससे मिलती जुलती कोई वस्तु
किसी भी देश में बनाए जाने पर पेटेंटधारी कंपनी नकल करने वाली कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकती है। फिर दूसरी बात कि पेटेंट जो है वह उत्पादन प्रवृत्ति से भी संबंधित है, प्रोसेस से भी, प्रोडक्शन प्रोसेस से भी संबंधित है। इसके अंतर्गत यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के निर्माण की विधि का पेटेंट करवा लेती है तो उसी फॉर्मूले या उसी विधि को विश्व की कोई भी उत्पादक इकाई अपने यहाँ उत्पादन हेतु प्रयुक्त नहीं कर सकेगी। तो पेटेंट कानूनों की अनुपालना प्रायः औषधियों, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रिकल उपकरणों, रेफ्रिजरेटरों, टेलीविज़न सेटों, मोबाइल के हैंडसेटों या कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों, सॉफ्टवेयर आदि के विषय में बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। चूँकि वस्तु या उत्पाद के साथ उत्पादन विधि का भी पेटेंट होता है, तो पेटेंटधारी सहज रूप में एकाधिकारी बना रहता है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।